नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। कल मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक थी और उम्मीद थी कि इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा मौजूदा हालात के मद्देनजर, लेकिन फैसला लिया मोदी सरकार ने जाति जनगणना करवाने का। और इस बारे में अश्विनी वैष्णव उन्होंने सूचना दी, बताया आकर कि क्या क्या फैसले लिए गए और किस तरह से अगला जो जनगणना का काम होगा उसमें किस तरह से जाति जनगणना को भी शामिल किया जाएगा। और इस एक फैसले ने अब एक नया सियासी बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि इसमें अब सरकार पर ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये मोदी सरकार ही थी, ये बीजेपी ही थी, ये बीजेपी के ही साथी थे जो लगातार कांग्रेस पर और इंडिया गठबंधन के बाकी दलों पर ये सवाल उठाते थे कि आप क्यों देश को बांटना चाहते हैं, क्यों आप जाति जनगणना की मांग करते हैं, क्यों आप लोगों में जाति के नाम पर आप उनके बीच में विभाजन करना चाहते हैं। ये बात लगातार एनडीए के लोग करते रहे थे। और मोदी जी ने जब ये कहा था कि देश में जो जातियां हैं वो गरीब है, महिला है, किसान है, मजदूर है, इस तरह से उन्होंने जातियों का बंटवारा किया था और ये कहा था कि ये जातियां हैं मेरी नजर में और इनके भले के लिए काम होना चाहिए, और बाकी जो जातियां हैं उनको एक तरह से उन्होंने नकार दिया था। और उनकी इसी लाइन को बीजेपी के तमाम लोगों ने पकड़ा, हर किसी ने मोदी जी के इस फैसले में साथ दिया। लेकिन अब जबकि जाति जनगणना कराने का फैसला मोदी सरकार की ही कैबिनेट ने लिया है, तो अब इन लोगों पर यानी मोदी सरकार के जो साथी हैं, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उन सब के लिए एक अजीब उलझन पैदा हो गई है कि अब वो किस तरह सरकार के इस फैसले को डिफेंड करें, उसका बचाव करें। हालांकि अब भी वो लोग यही कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये बड़ा फैसला लिया है और ये सब इसलिए लिया है ताकि लोगों का कल्याण हो, और इसमें राहुल गांधी को जो श्रेय दिया जा रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। और राहुल गांधी पर सवाल उठाने के बहाने अब बीजेपी नेता पहुंच रहे हैं नेहरू जी तक, इंदिरा गांधी तक, राजीव गांधी तक, जैसा कि हमेशा होता आया है। इस बार भी वही हो रहा है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया का जो मन है या मूड है वो बदलता हुआ दिख रहा है। आज ट्विटर पर राहुल गांधी को धन्यवाद देने वाले हैशटैग्स चल रहे हैं और तमाम जो वीडियोस राहुल गांधी के बहुत पुराने जो वीडियो हैं जिसमें वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे, और अभी दिसंबर 24 में उन्होंने जो संसद में ये कहा था कि चाहे कुछ हो जाए हम जाति जनगणना करा कर रहेंगे और आरक्षण का जो दायरा है 50% से अधिक उसको करवा कर रहेंगे। ये जो उन्होंने कहा था, अब इस बाइट को बहुत ज्यादा लोग सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार तो मोदी की है लेकिन सिस्टम जो है वो राहुल गांधी का है। और ऐसा कहने वालों में शिवसेना सांसद संजय राउत भी हैं। वो साफ ये कह रहे हैं कि 10 सालों से तो राहुल जी ही ये बात कर रहे थे, तो सारा श्रेय जो है वो राहुल गांधी को जा रहा है। हालांकि इस बीच मुलायम सिंह यादव भी लोगों को याद आ रहे हैं, मनमोहन सिंह भी याद आ रहे हैं, अरुण जेटली भी याद आ रहे हैं, और लालू जी ने भी अपना एक जो उन्होंने एक ट्वीट किया है उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे 2015 में भी उन्होंने जाति जनगणना की बात की थी और 23 में भी की थी और अभी भी वो कर रहे हैं। तो सारे लोग जो हैं अब बोलने लगे हैं कि जाति जनगणना कितनी जरूरी है। यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी जो आमतौर पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के भी कड़े आलोचक हैं, वो भी अब ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराने का जो फैसला है वो सही है और ये होना चाहिए था। अब डॉक्टर अंबेडकर और काशीराम जी सारे लोग याद आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देश में एक नया सियासी बवाल, एक नई सियासी हलचल शुरू हो गई है और उसमें सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि जी पहले आपने ये किया, अब आप ये कर रहे हैं, क्या है आखिर इसके पीछे की मंशा? क्या सामने बिहार चुनाव देखकर जाति जनगणना कराने का फैसला आपको ध्यान आया है? क्यों ये चीज अभी ली गई? इतने समय से विपक्ष जो है मांग उठा रहा था, आपकी पहले भी कई कैबिनेट बैठक हुई, आपने तब क्यों नहीं इस मांग पर गौर किया? और अभी जबकि लोगों को उम्मीद थी कि आप कोई बड़ा रक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा फैसला लेंगे, आप बताएंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं, लेकिन आपने बताया कि आप देश के भीतर आप जाति जनगणना करवाने जा रहे हैं। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सब बिहार के लिए है? क्योंकि बिहार में अब जो बीजेपी के नेता हैं, जो एनडीए के बाकी नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराई थी, सुशील मोदी उस समय उप मुख्यमंत्री थे, और ये सारे लोग अब ये बता रहे हैं कि बीजेपी, जेडीयू ये लोग हमेशा से पक्ष में रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव जैसे नेता जो अभी बढ़कर ये बोल रहे हैं कि हाँ हमारी मांग पूरी हुई, उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब दिख रहा है कि कैसे मोदी सरकार के एक फैसले ने उनके ही साथियों को उलझन में डाल दिया है। पहले जिस बात को ना कहते थे
अब उसी बात को हाँ हाँ कहने में उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। तो बीजेपी के इस फैसले पर किस तरह से सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरह से संघ को भी अब उलझन होगी, क्योंकि संघ ने भी योगी की उस लाइन का समर्थन किया था कि बटेंगे तो कटेंगे। तो अब संघ क्या करेगा, योगी क्या कहेंगे, जिन्होंने ये कायर क्रूर की बात की थी कि जो लोग जाति की बात करते हैं वो कायर क्रूर हैं, और खुद मोदी जी ने ये कहा था कि अर्बन नक्सल वाली सोच है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के नेता है, उन्होंने कहा था कि ये तो ब्रिटिशर्स हैं जिन्होंने जाति की बात की, वरना हमारे देश में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। ये सारी बातें जो हैं अब बीजेपी के नेताओं की उन्हीं के ऊपर अब उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस बीच इंडिया गठबंधन के हौसले मजबूत हुए हैं, क्योंकि ये दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन की एक बड़ी मांग पूरी हुई है। राहुल गांधी ने कल इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, आज भी ट्वीट हो रहे हैं और लगातार एक माहौल ये बन रहा है कि सिस्टम तो मोदी सरकार तो मोदी की है, लेकिन सिस्टम जो है वो राहुल गांधी का है। और इस बारे में संजय राउत जो है शिवसेना सांसद, उन्होंने क्या कुछ कहा है उसको एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है संजय राउत ने। तो देखो, देवेंद्र फडणवीस की बात आप भूल जाइए, उनको लेवल की बात समझ में नहीं आती, राष्ट्रीय लेवल की, समझा ना। राहुल गांधी जी लगभग 10 साल से, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे और कोई मंच हो, जातीय जनगणना की बात करते आए हैं। जिस जाति का जितना हिस्सा है उनका हक उनको मिलना चाहिए। ये पूरा बहुजन समाज की बात है। देवेंद्र फडणवीस जी को समझ में नहीं आएगी, उनकी विचारधारा अलग है। देवेंद्र फडणवीस की विचारधारा उस जातीय जनगणना में नहीं बैठती। ये बहुजन समाज की बात है, मैं ये बोल रहा हूं। ये राहुल गांधी का श्रेय है। जरूर कैबिनेट ने निर्णय लिया, लेकिन राहुल गांधी 10 साल से बात कहते आए हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, सरकार मोदी की और सिस्टम राहुल जी की चल रही है और ये चलती रहेगी। आने वाले दिनों में देखो क्या होता है। सरकार को झुकना पड़ा। राहुल जी ने जो बात कही बार बार इस बारे में, वो समाज के, देश के आखिरी तबके तक चली गई। तो बिहार चुनाव सामने है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर और कुछ है, तो सरकार को निर्णय लेना पड़ा। दूसरी बात, राजनीति उसमें भी है। ये पहलगांव हमले के बाद जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में बना है, लोग मोदी जी से सवाल पूछने लगे हैं, तो सवाल के ऊपर का ध्यान हटाने के लिए भी निर्णय जल्दबाजी में लिया गया। नहीं तो इतने साल से हम बोल रहे, तब निर्णय नहीं लिया, लेकिन कल ले लिया। युद्ध का माहौल है, लोग सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी को और अमित शाह को। हाँ, तो ये भी एक मुद्दा है। तो यहाँ पर आपने सुना कि किस तरह संजय राउत ने एक जो अंदर की बात है उसको खोलकर बाहर रख दिया कि क्यों सरकार को अभी हड़बड़ी में ये फैसला लेना पड़ा। और अकेले आपके सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने भी ऐसे ही सवाल उठाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। तो इस समय देश के तमाम सियासी दल आकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है, जाति की बात है। और हिंदुस्तान में जाति का समीकरण समझे बिना कोई भी राजनीतिक दल जो है वो उसका अस्तित्व बचा नहीं रह पाएगा। ये बात अब लोगों को समझ में आ रही है। और राहुल गांधी ने इस बात को जिस तरीके से सीधे सीधे लोगों के हक के साथ जोड़कर नए सिरे से खड़ा किया है, क्योंकि अंबेडकर हो चाहे काशीराम जी हो, सभी लोगों ने इन सवालों को खड़ा किया था, लेकिन राहुल गांधी ने अभी की राजनीति में इन सवालों को प्रासंगिक बनाया। तो क्या अब मोदी भी या बीजेपी भी राहुल गांधी के दबाव में आ गई है? अमलेंदु जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ये जो पूरा अभी समय जाति जनगणना को लेकर जो पूरा एक नया बवाल खड़ा हो गया, और जैसा मैंने पहले कहा कि बीजेपी के नेताओं को नहीं आ रहा कि वो कैसे डिफेंड करें, अपने पहले के बयानों को सही बताएं या अब मोदी सरकार के बयान को सही बताएं। और जिस तरीके से सारी बात जो है अब राहुल गांधी पर आकर वो हो रही है कि राहुल गांधी ने ये कहा था और मोदी जी को अब ये करना पड़ा। क्या कहेंगे, क्या यहाँ पर कांग्रेस की एक और जीत होती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल समिता जी, ये तो साफ तौर पे कांग्रेस की और कांग्रेस से भी ज़्यादा राहुल गांधी की ये बड़ी जीत है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार इस मसले पर टिके हुए हैं और पिछले 10 साल से वो मांग कर रहे थे। और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान तो उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ इसको उठाया, और मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद और लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसको न्याय पत्र दिया था, आया, उसमें साफ तौर पर ये गारंटी दी गई थी कि सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी।
ये कांग्रेस के न्यायपत्र था, और वो जैसे ही न्यायपत्र सामने आया था उसको लेकर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है और पूरा बीजेपी जो थी वो हमला कर रही थी। तो अब सवाल ये है कि क्या मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से भारतीय जनता पार्टी जो है ये जातिगत जनगणना कराएगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में तो थी नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम इसका विरोध किया था। यानी जो योगी आदित्यनाथ का नारा आया था कि बटेंगे तो कटेंगे, वो इस जातिगत जनगणना के खिलाफ ही आया था कि बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे। तो और उसके बाद फिर मोदी जी का आया एक है तो सेफ है। तो अब ये पूछा जाना चाहिए कि जो बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है, अब वो कहाँ हैं, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। और ये जातिगत जनगणना कराने की मांग करने वालों को जो बताया जा रहा था कि साहब ये अरबन नक्सल हैं और ये जातिवादी हैं, ये सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हैं, इस तरह की तमाम बातें की जा रही थी। अब भाजपा क्या कर रही है, ये सवाल तो उठेंगे अब। लेकिन वो सवाल अगर एक तब परे रख भी दी जाए समिता जी, तो सीधे सीधे सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के सामने झुक गई है। लगता यही है, चूँकि बिना किसी तैयारी के समिता जी, अगर देखिए इनको पहले से लाना होता और ये करना होता इनको, तो ये पहले से माहौल बनाना शुरू करते, अपने लोगों को कहना शुरू करते कि अब इस तरीके के बयान देना शुरू करो। मतलब कल तक जो है मैं देख रहा हूँ कि लोगों के बयान जातिगत जनगणना के खिलाफ थे जी। और जैसे ही लागू हुआ तो अब बड़ा संकट जो है बीजेपी के समर्थकों के जो है वो आ रहा है कि अब वो इसका किस तरीके से समर्थन करें। तो जो कहते हैं ना कि हलक सूखना, तो हलक अब सूख रहा है इसका समर्थन करते हुए बीजेपी के समर्थकों का। क्योंकि अभी तक तो आप गालियां दे रहे थे कि जातिगत जनगणना की बात करने वाले जो है वो अरबन नक्सल हैं, ये समाज को तोड़ना चाहते हैं, जातिवादी हैं। कल तक कह रहे थे कि पहलगाम में वो धर्म पूछा, जाति तो नहीं पूछी, और अब कह रहे हैं जाति पूछेंगे। तो सोशल मीडिया पर खूब ये वायरल हो रहा है कि आप कह रहे हैं जाति पूछेंगे। तो अब ये आखिर तो अब वो समर्थकों के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है। मतलब एक तरह से कहा जाए बीजेपी ने अपने समर्थकों के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है कि वो इस पर डिफेंड किस तरीके से करें। तो यानी समिता जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचकर भी इसको लेकर आई कि इससे उसको कुछ चुनाव में फ़ायदा होगा, तो चुनाव में भी फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि अगर आप अपने मतदाता, जो आपका समर्थक है, जो आपका नैरेटिव बनाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो चाहे ज़मीन पर हो, अगर आप उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे अपने फैसले से, तो आपका नैरेटिव बनेगा कैसे। तो ये बड़ा संकट बीजेपी ने खड़ा कर लिया है अपने लिए। और एक तरीके से अब तो खूब सोशल मीडिया पर वायरल होने राहुल गांधी के कई इस तरीके के वीडियोस हैं, जिसमें एक तो संसद के अंदर ही है, जब उन्होंने अनुराग ठाकुर जो गोली मारो नेता जो हैं, उन्होंने कहा था कि आप ये जो जातीय जनगणना की बात वो कर रहे हैं जिनकी अपनी खुद की जाति नहीं पता है। तो अब भाई आप अनुराग ठाकुर साहब बताएं कि अब वो उसमें क्या लिखेंगे अपनी जाति। आप राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे थे कि आपकी जाति क्या होगी, आप बताएं वो अपनी जाति क्या लिखेंगे। तो बहुत सारे सवाल अब इस तरीके आ गए। तो यानी एक तरीके से कहा जाए बीजेपी के सामने, खासतौर से बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, उसके नेता हैं, उनके सामने एक बड़ा संकट बीजेपी सरकार के इस फैसले ने खड़ा कर दिया है। इस फैसले से जनता दल यू को परेशानी नहीं होनी है, ना चंद्रबाबू नायडू को परेशानी होनी है, ना चिराग पासवान को परेशानी होनी है, ना जयंत चौधरी को परेशानी होनी है। इससे परेशानी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होनी है। क्या बीजेपी का जो मतदाता है और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, जो बीजेपी का पदाधिकारी है, वो किस तरीके से मोदी सरकार के इस स्टैंड को अब जस्टिफाई करेगा। और आप देखिए समिता जी, कल जिस तरीके से तमाम जो राष्ट्रीय मीडिया कहा जाता है, उन चैनलों पर किस तरीके से बीजेपी के जो समर्थक अब तक रहते थे, वो किस तरीके से हकला रहे हैं अब इस पर सब करने। एंकर रो रहे हैं, जो अभी तक जातिगत जनगणना करने वालों को गालियाँ देते थे एंकर, वो अब रो रहे हैं बहस करते हुए। और बीजेपी से सवाल उठा रहे हैं कि आपने तो एकदम उल्टा कर दिया, आप तो जो थे वो पाकिस्तान पे हमला करने वाले थे और आप जाने ये क्या ले आए, अब इस तरह की सवाल कर रहे हैं। तो एक बड़ा संकट जो है, जो बीजेपी का समर्थक है, उसके सामने बीजेपी ने खड़ा कर दिया समिता जी। जी बिल्कुल। और मोदी जी की आदत जो रही है, जैसे बचपन में जो लुका छिपी खेलते हैं तो वो धप्पा करते हैं पीछे से आकर। तो चाहे हम नोटबंदी का फैसला बोलें या लॉकडाउन का फैसला, ये आम जनता को धप्पा करने वाला फैसला था। लेकिन इस बार मोदी जी ने, ऐसा लग रहा है कि अपने ही लोगों को वो कर दिया। अगर वो पहले से थोड़ा बहुत भी उनको हिंट दे देते कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, तो एक वो भी मानसिक रूप से तैयार रहते कि अब हमको क्या बोलना है, क्या करना है। लेकिन यहाँ तो एकदम ही चौंकाने वाला फैसला मोदी जी ने ले लिया और उस पर अब बीजेपी के तमाम लोग जो हैं फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग हैं जो अभी भी जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। उनका एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है
कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की बीजेपी सरकार ने जो जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के भावों के अनुरूप है। इससे भारतीय समाज में अंतिम पीढ़ी पर खड़ी और अब तक की विकास में वास्तविक भागीदारी से वंचित जातियों की पहचान और उनके उत्थान का मार्ग प्रशस्त होगा। यह एक ऐतिहासिक और युगांतकारी फैसला है जो समाज में जातियों में घमासान की राजनीति की बजाय समाधान की राजनीति की ओर ले जाने वाला है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इस हेतु कोटिशा साधुवाद। ये वही डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है जिन्होंने कहा था कि ये ब्रिटिशर्स की सोच है और ऐसा कुछ नहीं है और जाति की बात जो करना बेकार है। और मैं अगर गलत ना हूं तो शायद पांचजन्य में या ऑर्गेनाइजर किसी एक में संघ के किसी एक पब्लिकेशन में बाकायदा ये बताया गया था कि कैसे ब्रिटिश जब थे उस समय कैसे जातियों को वो किया गया था। और ये जो पूरी गलत बात है, अगर जो इंडिया गठबंधन जो जाति की बात कर रही है जनगणना कराने की, इसकी उन्होंने आलोचना की थी। तो ये संघ की भी सोच इसके अगेंस्ट है। और मेरा ख्याल है जो संजय राउत ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस की सोच जो है वो बहुजनवादी नहीं है और इसीलिए वो मतलब उनका इशारा यही था कि आप संघ से निकले हुए लोग हैं तो आपको नहीं पता। तो ये सारी बातें अब संघ भी इसको कैसे जस्टिफाई करेगा मोदी जी के फैसले को, ये भी देखना होगा। लेकिन इस बीच अमलेंदु जी बहुत सारे लोग अब जो है अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इसमें लालू जी का एक ट्वीट हम देख लेते हैं जिसमें उन्होंने अपने पुराने ट्वीट 2 और शेयर किए हैं। क्या कुछ लिखते हैं लालू प्रसाद? वो लिखते हैं कि हम क्या बोले थे 1990 में मंडल कमीशन लागू करवाने के बाद हमने सारा ध्यान जाति जनगणना पर लगाया, बिना डरे झुके साथियों की आंख में आग डाल ललकारा, बारंबार केंद्र सरकार नकारती रही लेकिन आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। हम समझौतावादी नहीं बल्कि कट्टर समाजवादी हैं, जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं और कराते हैं। ये उनका है। और इसके साथ उन्होंने, अगर हम ये जो दोनों उन्होंने जो ट्वीट अटैच किए उसको भी दिखा सकते हैं, तो वो उसमें उन्होंने एक का तो सितंबर का है अभी 24 का और एक जो है 15 का है 2015 का, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मैं जाति जनगणना की मांग करता ही रहूंगा। और इसी तरह अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मुलायम सिंह यादव के भाषण को दिखाया। लेकिन हम अभी ट्वीट देख लेते हैं जिसमें उन्होंने पूरा श्रेय जो है नेताजी को दिया है। क्या कुछ लिखते हैं अखिलेश यादव? वो लिखते हैं, नेताजी ने संसद में जातिवार जनगणना का मुद्दा केंद्र की हर सरकार में पुरजोर तरीके से उठाया था क्योंकि वे जानते थे कि जाति की गणना न कराने से कमजोर पिछड़ों के अधिकारों की हकमारी की जा रही है। नेताजी अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण और पिछड़ेपन के दंश को जानते थे और ये मानते थे कि जब तक सरकारों को झकझोरा और जगाया नहीं जाएगा तब तक परंपरागत शक्तिशाली लोग न तो सत्ता में किसी को हिस्सा देंगे न उनका अधिकार। उन सब समाजवादी नेताओं को सादर नमन जिन्होंने इसके लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण के सभी गणमान्य विचारकों के निरंतर संघर्ष की जीत है और उनकी करारी हार जो 100 सालों से इसे नकारने का षड्यंत्र रचते रहे। ये इंडिया की जीत है। अमलेंदु जी आखिरी पंक्तियों पर अगर गौर करें तो 100 सालों से जो नकारते रहे, यानी संघ के 100 साल हो रहे हैं, यहाँ भी संघ पर प्रहार है। नेताजी की बात की लेकिन आखिरी में उन्होंने इंडिया गठबंधन की जीत बताया। क्या लगता है आपको ये जो बिहार में अब चुनाव होने जा रहा है और बाद में 2027 में, क्योंकि अभी ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने हेडलाइन दे दी, डेडलाइन नहीं दी, जो आज जयराम रमेश ने कहा, कल राहुल गांधी ने कहा था कि अभी नहीं मालूम, बात बोल दी है। महिला आरक्षण की तरह इसका भी कोई हश्र ना हो जाए, वो ऐसा लग रहा है। तो 2029 तक क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन अभी बिहार चुनाव में और उसके बाद यूपी चुनाव में या पश्चिम बंगाल चुनाव में क्या लगता है ये जो समाजवादियों का एक जो फिर से दबदबा कायम होते हुए यहाँ पर दिख रहा है, और चूंकि अब समाजवाद जो है वो इंडिया गठबंधन में मतलब उसका एक अहम हिस्सा बना हुआ है, ऐसे में बीजेपी के लिए कितना मुश्किल होगा बिहार चुनाव में खुद को मजबूत करना? एक तो समित्रा जी, बिहार चुनाव में बीजेपी को खुद को मजबूत करना काफ़ी अब मुश्किल दिख रहा है। और आज जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनका भी एक वक्तव्य आया है और वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो लालू जी का सपना पूरा किया है और महिला आरक्षण पे मोदी जी ने राजीव गांधी का सपना पूरा किया था।
हालांकि वो कटाक्ष के तौर पे कह रहे हैं, लेकिन वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि लालू यादव का सपना था, उसको मोदी जी ने पूरा किया। अब वो कटाक्ष किस पे है, लालू प्रसाद यादव पे है कि नरेंद्र मोदी पे है, ये तो सम्राट चौधरी बताएंगे। लेकिन जो बिटवीन द लाइन्स पढ़ा जा रहा है वो नरेंद्र मोदी पर ही कटाक्ष पढ़ा जा रहा है कि शायद सम्राट चौधरी बिलबिलाए हुए दिखाई पड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। तो हो सकता है कि बीजेपी के अंदर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और फिर बीजेपी के अंदर कोई विद्रोह के स्वर आए। लेकिन संबिता जी, मुझे लगता है कि आरएसएस ने तैयारियां जो थी इसकी पहले से शुरू कर दी थी, क्योंकि आरएसएस समझ गया था कि इंडिया गठबंधन इसको लेकर आगे बढ़ रहा है और ये अब झुकना पड़ेगा मोदी सरकार को। क्योंकि जो आरएसएस का भी थोड़े दिन पहले जो हुआ था 3 दिवसीय सम्मेलन, और उसमें जो था वो कहा गया था कि हम इसको करते हैं और इसका लेकिन राजनीतिक उसके लिए दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। साथ में एक जो था वो इफ एंड बट जोड़ दिए थे आरएसएस, लेकिन तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन निश्चित तौर पे सुमित्रा जी, बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। अगर बीजेपी इसके लिए तैयार होती तो नितिन गडकरी नहीं कहते कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। नितिन गडकरी तो अभी थोड़े दिन पहले भी बोल के चुके हैं। मुश्किल से मैं समझता हूं कि 2 महीना भी नहीं हुआ होगा जब ये बात दोबारा बोली। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बोली थी, और अभी दोबारा जो था वो जो नागपुर में एक मेडिकल कॉलेज था उसके दीक्षांत समारोह में गए थे, वहाँ उन्होंने कहा था, अल्पसंख्यकों की संस्था थी उसमें कि और ये तक कह दिया था कि चुनाव हार जाएंगे तो मर थोड़ी ना जाएंगे। तो अगर बीजेपी को ये डर नहीं है कि चुनाव हार जाएंगे अगर जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, तो बीजेपी को ये डर क्यों नहीं है कि हार जाएंगे तो मर तो ना जाएंगे। तो ये अब बहुत सारे सवाल जो उठ रहे हैं, और तमाम इन लोगों के शर्मिता जी जो बयान थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कि जातिगत जनगणना की मांग करने वाले अरविंद नक्सल हैं, वो खूब वायरल हो रहा है। योगी आदित्यनाथ का खूब वायरल हो रहा है कि जाति की बात करने वाले कायर और क्रूर हैं, इस तरीके का उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा था। बहुत सारे इस तरीके के मसले जो हैं वो अब वायरल हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सवालों के घेरे में है काफ़ी ज़्यादा, और ये बीजेपी खुद नहीं समझ पा रही है कि आखिर इस समय इसकी आवश्यकता क्या पड़ रही थी और क्या दबाव था। और राहुल गांधी के खूब वायरल हो रहे हैं, हम फिर बताएंगे कि राहुल गांधी के वायरल हो रहे हैं। और अभी कल भी राहुल गांधी ने फिर जब ट्वीट किया आखिर में कल रात में, और ये कहा कि मोदी जी याद है ना, हमने कहा था हम जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे। तो ये अब आ रहा है। तो अब ये जो शर्मिता जी एक तरह से कहा जाए, ये सरकार खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जो है, सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी जो है, ये राहुल गांधी के सामने झुकती हुई नजर आई है। और इंडिया गठबंधन का एजेंडा जो है अब उसको लागू करने पर ये उतरे हैं। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, समाजवादियों की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी समाजवादियों की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर में आकर सब ये कह रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन का एजेंडा है। और इसके सामने झुकी है तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव तक, संजय राउत तक, सब जो है वो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। तो ये शर्मिता जी बहुत साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के सामने अब बीजेपी कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है। और बीजेपी ने शायद ये आकलन कर लिया है कि उसकी स्थिति अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो भाई आपको करना तो अपना एजेंडा लागू करो ना, जिसके आपने वायदे किए थे अपने घोषणा पत्र में। 100 साल पूरे हो रहे हैं आरएसएस के, और हिंदू राष्ट्र न बनाकर आप अब आ गए जातीय जनगणना कराने पर। यही तो कह रहे हैं अखिलेश यादव कि भाई 100 साल से आप विरोध करते हैं। आज जिन सुधांशु त्रिवेदी का आपने जिक्र किया शर्मित्रा जी, वो ANI की स्मिता प्रकाश के साथ उनका पॉडकास्ट है, उसमें बता रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी कि 1931 में जो जनगणना हुई थी वो ब्रिटिशर्स ने करवाई थी, और बताने के 18 से कुछ में ब्रिटिशर्स ने जो है वो जातियाँ तैयार की, वरना नाई, कुम्हार, धोबी ये सब तो पेशे थे, ये जातियाँ कहाँ हैं, ये कहते हुए सुने जाने। अब सुधांशु त्रिवेदी जी बताएं कि ये नाई, कुम्हार, धोबी ये जातियाँ हैं कि अब पेशे हैं, अब क्या कहेंगे, अब लोगों को उसमें क्या लिखाना चाहिए, ये जातियाँ हैं कि पेशे हैं, ये बताएं अब सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी बताए। तो ये सवाल मतलब एक से कहा जाए कि अपने बिछाए जाल में खुद फंसना, ये मुहावरा जो है वो कल भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि अपने बिछाए जाल में कैसे फंसने। आप कहाँ तो फांसना चाहते थे इंडिया गठबंधन को कि साहब ये जाति के नाम पे समाज बांट रहे हैं, सनातन धर्म को बांट रहे हैं, और खुद आप जाकर उस ट्रैप में फंस गए और राहुल गांधी की एक एक बात को आप सच कर रहे हैं। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है, कृषि कानून वापस हो गए, पहले भूमि अधिग्रहण कानून लेके आए थे, उसे राहुल गांधी ने चैलेंज किया था वापस कराएंगे, वापस हुआ। फिर आप कृषि कानून लेकर आए, राहुल गांधी ने चैलेंज किया, आपने उसको वापस दिया। अब आपने ये वापस ले लिया, मतलब ये जातिगत जनगणना। तो अब लोग कह रहे हैं कि क्या अग्निवीर भी अब वापस होगा, क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं हम अग्निवीर वापस कराएंगे। तो अब अग्निवीर, अब देखना ये कि अग्निवीर का नंबर कब आता है शर्मित्रा जी। तो बहुत सारे मतलब कहा जाए बीजेपी ने अपने लिए संकट खड़े कर लिए हैं। और एक तरह से कहा जाए कि जो पलटना जिसको कहते हैं राजनीति में, असली पलटना ये है कि बीजेपी किस तरीके से पलटती है, ये सब सामने आ गया है।
जी बिल्कुल, और पलट रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि देश के भले के लिए पलट रही है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन ने, राहुल गांधी ने, इससे पहले तेजस्वी यादव या खुद नीतीश कुमार जो जाति जनगणना की बात कराते रहे हैं, उसका फायदा जो है वो आखिर में देश में जो ओबीसी हैं, जो और बाकी तमाम जातियां हैं जिनको उतना हक नहीं मिलता है, उस तक अब उसकी पहचान होगी और उनको हक मिलेगा। तो अच्छा है कि बीजेपी अगर अपनी गलती सुधार रही है तो, लेकिन सवाल तो उठेंगे ही। और आपने राहुल गांधी के ट्वीट का जिक्र किया, देख लेते हैं वो ट्वीट में क्या कहा राहुल गांधी ने, और उसके बाद हम उनका एक बयान भी सुन लेते हैं जिसमें उन्होंने अब ये बताया है कि जो जाति जनगणना कराना भी है तो तेलंगाना मॉडल उसमें अच्छा रहेगा। यहाँ पर राहुल गांधी लिखते हैं, कहा था ना मोदी जी को जाति जनगणना करवानी ही पड़ेगी, हम करवा कर रहेंगे, ये हमारा विजन है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार एक पारदर्शी और प्रभावी जाति जनगणना कराए, सबको साफ साफ पता चले कि देश की संस्थाओं और पावर स्ट्रक्चर में किसकी कितनी भागीदारी है। जाति जनगणना विकास का एक नया आयाम है। मैं उन लाखों लोगों और सभी संगठनों को बधाई देता हूं जो इसकी मांग करते हुए लगातार मोदी सरकार से लड़ रहे थे। मुझे आप पर गर्व है। यहाँ पर अमलेंदु जी, हम ये देख रहे हैं कि बाकी लोग तो राहुल गांधी को श्रेय दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने तमाम उन लोगों को श्रेय दिया जिन लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी। अब सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने किस तरह से ये बताया है कि आप तेलंगाना जाति मॉडल जो है उसको आप लागू करिए। तो क्या कुछ कहते हैं राहुल गांधी, वो भी सुन लेते हैं। तेलंगाना मॉडल में 2-3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है कि बंद कमरे में 5-10 ब्यूरोक्रेट्स ने उसको नहीं डिजाइन किया, ठीक है, क्योंकि फ्रैंकली बोलूं तो जिन कम्युनिटीज की हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी होल्ड ब्यूरोक्रेसी में है ही नहीं। तो हम चाहते हैं मैस सेंसस, ओपन टेक्नोलॉजी का सेंसस, जहां हम स्टेक होल्डर से पूछें आपको एक्चुअली डिजाइन में आपकी क्या राय है, आप डिजाइन के बारे में क्या सोचते हो। यह तेलंगाना का फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल तेलंगाना में कि we have set up a expert group who is now going to study all the data and is going to present to the government of Telangana a vision based on caste census. So that is the second step. And third step, as you are already aware, Telangana has demolished that wall of 50%, right? And also the 15(5), article 15(5) जो मैंने मेंशन किया है। तो यहाँ पर अमलेंदु जी जो कुछ कहा है राहुल गांधी ने, जिस तरीके से उन्होंने तेलंगाना की बात की, तो हम असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सुन लेते हैं, जिन्होंने उन्होंने भी रेवंत रेड्डी के बयान को एंडोर्स किया और उन्होंने बताया कि जिस तरह से रेवंत रेड्डी सरकार ने जो फैसला लिया वो किस तरह का है। क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, उसको सुन लेते हैं। और कास्ट सेंसस ही इस चीज को साबित करेगा कि बैकवर्ड कास्ट इस देश में कितने पीछे हैं, कितना उनसे नाइंसाफी हुई है। तो हम बीजेपी से डिमांड करते हैं कि आप बार बार ये बोलते कि आप क्या बोले, विकसित भारत बोलते, जनधन बोले, फिर आप 370 निकाल दिए, ये सब चीज़ें आप बातें करें, मगर कास्ट सेंसस के ऊपर हमेशा आप पीछे हटते थे। और जब कास्ट सेंसस का डिमांड शुरू हुआ तो खुद प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स बोले कि बटेंगे तो कटेंगे, और इस तरह की वाहियात बातें होती थी। मगर कास्ट सेंसस करना ज़रूरी है। हम बीजेपी से जानना चाहेंगे कि आप क्या इसको शुरू कब करेंगे। देखिए, सेंसस शुरू होना है तो कास्ट सेंसस होगा, फिर ये कंप्लीट कब होगा, क्या 29 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये रिपोर्ट आ जाएगी या नहीं आएगी। और साथ ही साथ ये है कि बीजेपी हमेशा बोलती पसमानदा मुसलमान। भाई, पसमानदा मुसलमान का क्या मौक़िफ़ है, क्या उनका स्टेटस है, कितना डिप्रेविटी उनमें है, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनका क्या पोजीशन है। और तेलंगाना की हुकूमत जो रेवंत रेड्डी सीएम है, उन्होंने यहाँ पर कास्ट सेंसस किया, जिससे मालूम हुआ कि 56.32% तेलंगाना में बैकवर्ड कास्ट का पॉपुलेशन है। और रेजोल्यूशन भी पास हुआ कि तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास का रेजोल्यूशन 42% होना चाहिए। तो जाहिर है जब कास्ट सेंसस होगा तो
गवर्नमेंट किसी की भी हो, उनको 50% के थ्रेशोल्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और जब कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आएगी तो मालूम होगा कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अदर बैकवर्ड क्लास से कितना उनका डिप्रिवेशन है, तो उस बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो एफर्मेटिव एक्शन की बहुत ज़रूरी है। और ये जो नारा काशीराम ने दिया था कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी, ये इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है ज़रूरी है हमारे भारत देश में। अमरिंदर जी, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो जिस तरीके से उन्होंने उनका जो बयान है, ये पूरा ऐसा लग रहा है कि अब वो कांग्रेस के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दूर की कौड़ी भी हो सकती है, या ये अभी तात्कालिक बयान उनका जो है उसको हम बहुत ज्यादा इस पे उम्मीद नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि वो मुखर आलोचक रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने ये जो सवाल उठाए हैं और 50% आरक्षण की बात जो की है, उसको उसके थ्रेशोल्ड को तोड़ने की, और बाकी बातें जो राहुल गांधी बोलते आ रहे हैं, तो किस तरीके से अब विपक्ष के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं ओवैसी, और इसका क्या असर पड़ेगा खासतौर पे बिहार चुनाव में? क्योंकि पिछले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी वहां पर एक उन्होंने अपना एक आधार बना लिया था, और उसके वजह से जो इंडिया गठबंधन यानी जो महागठबंधन के वोट बटे थे। लेकिन अब क्या होगा, अब किस तरह से समीकरण बदलेंगे, ये जवाब आपसे चाहूंगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी 3 फैसले लिए हैं, और उसमें ये कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक ऑब्टेनिंग डेटा ऑफ डेथ रजिस्ट्रेशन फॉर अपडेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, उसके बाद दूसरा है BLOs टू गेट स्टैंडर्ड फोटो ID, और तीसरा है वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स टू बी मेड मोर इलेक्टर फ्रेंडली। ये अभी इन्होंने 3 जो नए फैसले लिए हैं, और इस पर भी क्या आप ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का दबाव है, जो लगातार इलेक्शन कमीशन से ये मांग करती आई है कि आपकी जो वोटर लिस्ट है वो किस तरह से अपडेट होती है, उसमें अगर जिनकी मृत्यु हो जाती है, क्या आप उनका नाम टाइम से हटाते हैं, नहीं हटाते हैं, बहुत सारी बातें इसमें जुड़ी हुई थी। तो ये सारी चीजें अब जो हो रही हैं, और बिहार चुनाव के पहले क्या कहेंगे? देखिए सुमित्रा जी, एक तो बिहार चुनाव के पहले बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और आगे भी अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी। और आप देखिएगा बिहार चुनाव से पहले क्या क्या फैसले किस तरीके से आते हैं, और किस किस तरीके से ये सरकार जो है वो पलटी मारती है, ये देखने में आएगा कि बीजेपी किस तरीके से तमाम मुद्दों पर पलटी मारती हुई नज़र आएगी। तो अब शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि 2026 में भी जनगणना हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, पैसा का आवंटन होगा, नहीं होगा। अभी घोषणा कर दी है, लेकिन इस पर काम कब आगे होगा, तमाम तरीके की आशंकाएँ विपक्ष अपनी जता रहा है। राहुल गांधी ने हालांकि सीधा सीधा जो है कहा जाए सरकार को ऑफ़र दे दिया है कि हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, चूँकि हमने तेलंगाना में कराया है, वो मॉडल हमारे पास है कि किस तरीके से कराना। तो एक तरीके से कहा जाए कि चूँकि राहुल गांधी के एजेंडे की जीत हुई है, तो राहुल गांधी चूँकि कह चुके हैं पहले भी कि मुझे चाहे इसका राजनीतिक तौर पर नुकसान भी हो, फिर भी मैं इसको करवा कर रहूँगा, चूँकि ये मेरा मिशन है, मेरा अपना एजेंडा है। तो राहुल गांधी के लिए तो ये मिशन है, तो राहुल गांधी इसे जीत और हार की तरीके से देख ही नहीं रहे हैं। राहुल गांधी तो अपने मिशन की जीत के तरीके से देख रहे हैं, ये राहुल गांधी अपने व्यक्तिगत जीत के तौर पर नहीं देख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आज राहुल गांधी को पूरा देश जो है वो सलाम कर रहा है, बधाइयाँ दे रहा है। पटना से लेकर और हैदराबाद तक उनके पोस्टर्स पे जो है वो दूधाभिषेक किया जा रहा है, दूध से उनके पोस्टर्स को नहलाया जा रहा है राहुल गांधी के। तो यानी उनका शुक्रिया जो है वो अदा किया जा रहा है, और जो साथी हैं कांग्रेस के वो तमाम जो है वो इंडिया गठबंधन को इसका श्रेय दे रहे हैं। तो ये है। तो अब समिता जी, बिहार चुनाव से पहले बहुत सारी चीज़ें जो है हो सकती हैं, सरकार के सामने और संकट नए पैदा हो सकते हैं। अब यही है समिता जी कि अब बीजेपी किन किन चीज़ों पे और जो है वो पलटी मारेगी, इसको आगे चलकर देखना होगा। अब ओवैसी जिस तरीके से समर्थन आ रहे हैं और ये बात कर रहे हैं, तो एक तो समिता जी ओवैसी को अभी समझ में आ गया है शायद कि ये बीजेपी का बी टीम बनकर या अब काम चलने वाला नहीं है। चूँकि जब से वो वक्फ संशोधन अधिनियम आया, मतलब कानून बना, उसके बाद ये समझ में आ गया कि बीजेपी मतलब के लिए सबको अपना मित्र बनाती है, और उसके बाद सबके साथ धोखा करती है। वो चाहे बादल हो और चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे नीतीश कुमार हो, सबके साथ उसका इसी तरीके का रवैया रहता है। तो ये तो बहुत दूर है फिर भी उनसे, पर्दे के पीछे वाले थे। तो ये अब खुलकर जो है वो अब सामने आ गए हैं, चूँकि वक्फ के मसले पर भी ओवैसी ने जो जो बातें कही हैं मजबूती के साथ कही हैं, और एक तरीके से कहा जाए कि अच्छी बातें ओवैसी ने कही हैं। तो अब ये भी उनको शायद समझ में आ गया है कि जो नुकसान पहुंचाने का काम वो करते थे इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस को, तो वो शायद अब नहीं करेंगे। दूसरा कि ओवैसी पहले भी यूपीए में रहे हैं, और उनकी नाराज़गी जो बताई जाती है समिता जी, वो जो किरण कुमार रेड्डी वहाँ एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब वो बीजेपी में चले गए चुनाव से पहले,
उनसे किसी ज़मीन के मसले को लेकर हो गई थी कि ये शायद चाहते थे अपने किसी इंस्टीट्यूशन के लिए ज़मीन, और किरण कुमार रेड्डी जो थे वो ज़मीन उन्होंने दी नहीं, तो इसलिए वो कांग्रेस से नाराज हो गए थे। अब ये पता नहीं कितना सच है कितना गलत, इस तरह की चर्चाएँ चलती रहती हैं। लेकिन फिलहाल हम उन व्यक्तिगत बातों में नहीं जाते। फिलहाल जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात यह है कि अब ओवैसी साहब को भी समझ में आ रहा है, और वो भी ये बात कह रहे हैं कि ये मुद्दा पुराना है और विपक्ष इसको लगातार उठा रहा है। क्योंकि ओवैसी साहब ने भी पहले जातिगत जनगणना की बात इस तरीके से नहीं उठाई थी जिस तरीके से आज वो इसके समर्थन में खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यानी सर मित्रा जी, इस मसले पर कुनबा जो है इंडिया गठबंधन का बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं देख रहा था कि नवीन पटनायक जो हैं वो भी इसका स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं ये सामाजिक न्याय के लिए। तो यानी जो बीजेपी के लिए पर्दे के पीछे से काम किया करते थे लोग, वो भी अब खुलकर ये कह रहे हैं कि ये तो पुरानी मांग है और बीजेपी इस पर झुकी है। तो अब ये बीजेपी को तय करना है कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया है, और किस तरीके से ये विपक्ष का एजेंडा, खासतौर से राहुल गांधी का एजेंडा जो है वो बीजेपी लागू कर रही है। मित्रा जी जी बिल्कुल, और इंडिया गठबंधन का कुनबा बढ़ने की आपने बात कही, तो उस कुनबे में शामिल आप भी है। लेकिन अभी जिस तरह से दिल्ली और उसके पहले हरियाणा चुनाव में इन दोनों कांग्रेस और आप के बीच में जो एक खुली लड़ाई देखने मिली, और अभी जो नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भी दोनों के बीच काफी तल्ख टिप्पणियां हुई। लेकिन अब संजय सिंह ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इस फैसले पर सवाल भी उठाए हैं। मतलब इसको स्वागत तो किया है, लेकिन सवाल उठाए हैं कि क्या ये भी महिला आरक्षण की तरह होगा। उनका ये कहना है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने 27 निर्दोष निहत्थे लोगों की हत्या कर दी। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि मोदी जी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पीओके को वापस लेने के लिए हमले का ऐलान करेंगे। ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि महिला आरक्षण की तरह इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। यहाँ पर अमलेंदु जी जिस तरह से सवाल उठाए हैं, और ऐसा ही कुछ सवाल जयराम रमेश ने उठाया। उन्होंने ये कहा कि 2025-26 में गृह मंत्रालय में जनगणना आयुक्त कार्यालय, जिसे जाति जनगणना कराने की जिम्मेदारी दी गई है, उसे 2025-26 के बजट में 575 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। लेकिन 24 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय जनगणना के लिए 8,254 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो उद्देश्य और मंशा क्या है? केवल एक हेडलाइन। ये जो सवाल उठाया है जयराम रमेश ने, तो क्या लग रहा है ये जो फैसला ले लिया है, ऐलान कर दिया है, लेकिन पूरा करने का इरादा इसका नहीं है बीजेपी का अभी भी। और लेकिन अगर ऐसा लगेगा तो क्या बिहार चुनाव आते आते इसका नुकसान नहीं हो जाएगा बीजेपी को? देखिए सर मित्रा जी, अब शेर की सवारी करना बहुत आसान है, लेकिन शेर की सवारी से उतरना बड़ा मुश्किल है। जी। तो बीजेपी ने अब शेर की सवारी कर ली है, उतरना बड़ा मुश्किल है। तो करानी तो पड़ेगी सर मित्रा जी अब ये, अब चाहे बिहार के चुनाव से पहले कराएं, चाहे चुनाव के बाद कराएं, और चाहे बिहार चुनाव में जैसा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि साहब ये आएंगे कि साहब मोदी जी ने करा दिया, ये कहने के लिए आएंगे। तो आपने शेर की सवारी कर ली है, वो शेर जो है वो पाला हुआ है इंडिया गठबंधन का, उस पर आपने सवारी की है। तो आपका उतरना उससे बड़ा मुश्किल है। तो आपको इसका लाभ मिले या ना मिले, लेकिन अब आपको ये कराना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं कराएंगे तो नुकसान तो निश्चित है आपका जी, लेकिन आपको करा के इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला, इतना तय है। तो बीजेपी एक तरीके से कहा जाए समिता जी बुरी तरीके से इसमें फंसी हुई नज़र आती है। हालांकि अब इस पर शंकाएं हैं लोगों की, विपक्ष की तमाम शंकाएं हैं, तमाम लोग इस पर शंकाएं जता रहे हैं कि महिला आरक्षण की तरह तो इसका नहीं होगा। और जिस समय आपको याद होगा कि बजट पेश किया जा रहा था, उस समय कहा गया साहब बजट के जो इनकम टैक्स है उसकी सीमा बढ़ाकर जो की जा रही है 12 लाख की जा रही है, और उसके बाद फिर हम नया इनकम टैक्स बिल लेकर आएंगे। तो लोगों ने बड़ी तालियाँ बजाई, क्योंकि उसमें दिल्ली का चुनाव था। लेकिन दिल्ली का चुनाव होते ही जब वो नया इनकम टैक्स आया तो मालूम पड़ा कि ये तो और ज़्यादा गर्दन फंसा दी गई है, और जो है वो स्टेट का शिकंजा जो है वो आम नागरिक के घर तक और उसके बेडरूम तक पहुंच गया है, ये सामने आया। तो अब इसके पीछे भी क्या कोई इस तरीके की हुई? तो ये सारे एक सवाल तो निश्चित तौर पे लोगों के मन में उठ रहे हैं, चूँकि जो घोषणा हुई है उस घोषणा में अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद समिता जी ये कहना पड़ेगा कि आप कुछ भी करें, चाहे इसके पीछे इफ एंड बट्स कुछ भी लगाएं, सही तरीके से आप कराएं या नहीं कराएं, लेकिन आपको जातिगत जनगणना तो करानी पड़ेगी। उसमें आप ये कर सकते हैं कि भाई लोगों का जो आर्थिक स्ट्रक्चर है, किस जाति का कितना, वो सब चीज़ें आप छुपाना चाहें छुपा लें। क्योंकि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हमारे पास एक मॉडल है, हमने कराया है, तो आप उस मॉडल पर ना कराएं, आप बिहार के मॉडल पर जाकर करा दें, ये हो सकता है जिसमें कुछ आपको फ़ायदा हो, इस तरह की चीज़ें हो। लेकिन अगर बिहार के मॉडल पे भी कराते हैं या तेलंगाना मॉडल पे भी कराते हैं या अपना भी कोई मॉडल लेकर आते हैं, तो जाति तो गिनी ही जाएगी ना कम से कम।
तो बहुत सारे सवाल जो उठ रहे हैं वो तो फिर आएंगे ना सतह पर। भाई मान लीजिए अगर जातियों के आधार पे आर्थिक स्ट्रक्चर जो है और आर्थिक स्थिति अगर वो नहीं भी आती है, तब भी ये तो आएगा ना कि कौन सी जाति कितनी है। ये दूसरी बात ये सुमित्रा जी कि जब इसका विरोध सरकार ने किया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि जातिगत जनगणना कराना संभव नहीं है, तो अब कैसे संभव होगा, तो वो हलफनामा वहाँ से वापस लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, ये भी बहुत सारे सवाल एक तरीके से उठ रहे हैं कि जो सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है तो हलफनामा तो वो कानूनी प्रक्रिया है और सुप्रीम कोर्ट में आप फंसे हुए, आपने कहा कि कराना संभव नहीं है, तो आपको उस हलफनामे को वापस भी लेना पड़ेगा। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें उठ रही हैं। तो अब ये इसमें देखा जाए तो एक तरीके से यही कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है इसमें बुरी तरीके से फंसती हुई नज़र आती है और विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी ने दे दिया कि भाई अब आप जो है आगे बढ़िए, यानी एक तरह से कहा जाए जो पास ओवर जो वॉक ओवर जो कहा जाता है विपक्ष को, वो बीजेपी ने दे दिया है, खासतौर से राहुल गांधी को। सुमित्रा जी बिल्कुल, बिना चुनाव के विपक्ष को एक बड़ी जीत मिल गई है और बीजेपी को एक हार। और इस समय जबकि मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे थे कि आपके रहते देश इतना असुरक्षित क्यों हो रहा है और इसको सुरक्षित रखने के लिए आप क्या कुछ करने जा रहे हैं, तो उसका जवाब देने की जगह हमने देखा कि एक नया फैसला सरकार ने सामने ला दिया। लेकिन उस फैसले पर भी सवाल जो हैं सरकार पर ही उठ रहे हैं कि अभी इस फैसले को लाने का क्या औचित्य, और अगर आपको ये ऐसा कोई फैसला लेना ही था तो अभी संसद का सत्र बीता था, उसमें फैसला लिया जा सकता था, या इस बीच बहुत सारा वक्त था जब ये बात हो सकती थी। कैबिनेट की बैठक पहले भी हुई, लेकिन इस समय करने का मतलब तो दो चीजें दिख रही हैं। एक तो देश के जो मौजूदा हालात हैं, संवेदनशील बातें जो चल रही हैं उनसे ध्यान हटाना, और दूसरा बिहार चुनाव पर नजर रखना। लेकिन इन दोनों में ही मोदी सरकार को हम ये देख रहे हैं कि कुछ खास फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ी बढ़त यहाँ पर मिल गई है। अब देखना है इस बढ़त को विपक्ष और आगे किस तरह से अपने फायदे में भुनाता है। तो अमरेंद्र जी, आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।